तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक नई मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक मांगा एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो ज़रूर चेक करना एक बार। और आपको ये वाली मांगा शायद ही अच्छी लगे, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट मूवी, कलर इसमें कम होंगे। और मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने बहुत अच्छे से ये पढ़ी और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके स्टार्ट में हमें दिखाते हैं ईयर 2048 स्प्रिंग टोक्यो के एक टाउन में, जहाँ पे क्राइम और टेररिज्म के केस बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे जब से यूरेशिया रेलवे की ओपनिंग हुई है। और इसके अंदर हमें दिखाते हैं एक आदमी आ रहा होता है कोर्ट में अच्छे से, वो एकदम सामने की तरफ चलते हुए आ रहा होता है। फिर वो देखता है सामने, तो वहाँ से एक आदमी चिल्ला रहा होता है उस पे, बोलता है गोंटा तुम लेट हो गए हो। और फिर वो बोलता है इससे गोंटा से कि जल्दी से अंदर आओ। और हमें दिखाता है वो गेट के अंदर चला जाता है गेट बंद करके। और एकदम वो आदमी उसे खींचते हुए अंदर की तरफ ले जा रहा होता है, जहाँ पे बाकी सब बैठे होते हैं। उसका वो बोलता है कि गोंटा यहाँ पे है। और फिर हमें दिखाते हैं एक आदमी खिड़की पे बैठा होता है, वो बोल रहा होता है कि कहीं भी बैठ जाओ जहाँ पे तुम्हारा मन हो। और ये टकला खड़ा होता है, ये बोल रहा होता है कि पिग फीट के बारे में क्या है, वो कहाँ पे है, क्या हम निकलने वाली नहीं थे जैसे ही वो आ जाएगा। और इसके बाद में दिखा रहे होते हैं घंटा बैठा होता है, वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा होता। और वो सोच रहा होता है अपने मन में कि ये कितने ज़्यादा मुश्किल का काम है। वो सिर्फ मेरी तरफ देखना चाहता है, इसलिए उसकी नेक मसल्स मूव हो रही हैं। और जो सोफा के ऊपर प्रेशर था वो भी शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब वो गहरी सांस ले रहा है मुझे बुलाने के लिए। ऐसा लगता है कि वो कुछ कहने वाला है। मैं बस ऐसा चाहता हूँ कि मैं हवा की तरह गायब हो जाऊँ, कोई भी मुझ पे ध्यान ना दे। पर ये हो नहीं सकता। और ये सभी की सभी बातें गोंटा अपने मन में सोच रहा होता है। उसके बाद सोफा पे बैठा हुआ आदमी बोलता है कि गोंटा क्या हुआ। मैं कहूँगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है हमें ये इन्फॉर्मेशन दे के। पर फिर भी तुम इतने ज़्यादा ज़रूरी दिन पे आज लेट कैसे हो सकते हो। तुम नए हो हमारे बीच में, क्या तुम ये जानते नहीं हो कि तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। तुम जैसे लोगों की तो उंगलियां कट कर देनी चाहिए ऐसी गलतियों पे। लेकिन इतने में ही खिड़की पे बैठा हुआ आदमी बोलता है इससे, अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या हम सच में रियल एक्यूज़र्स हैं जो तुम उसकी फिंगर कट करने की बात बोल रहे हो। और ये आदमी एकदम चिल्ला के बोलता है उससे, यानी कि इसलिए मैं उसे हिट करने वाला था। और अपना घंटा मन में सोच रहा होता है कि इस समय माफ़ी मांग लेना यही सबसे अच्छा तरीका है। और वो एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि यानी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ इसके लिए। तो सोफे पे बैठा हुआ आदमी बोलता है कि तुम नए हो हमारे बीच में, तो ये बताओ कि तुम्हारी विश क्या है। और गोंटा मन में सोच रहा होता है कि अब तो मैं किसी भी हालात में अपने आप को इग्नोर नहीं करवा सकता इनसे। ये मुझसे बात करना शुरू कर दिया है। और ये आदमी एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि हमारा ये कुजा ग्रुप ज़रूर एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। और गोंटा मन में सोच रहा होता है कि ये खुद की आवाज़ से ही एक्साइटेड होए जा रहा है। और इतने में ही वो आदमी एकदम एक्साइटेड होकर खड़ा होता है, एकदम चिल्ला के बोलता है, और आज वो दिन है जिसकी वजह से हम नैनो वॉचमैन कैलेट्स पे अपना हाथ मारेंगे। वो एक एडवांस मटेरियल है जो पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। और हम उसे एक प्रेजेंट की तरह यूज़ करेंगे ताकि हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकें। और जैसे कल की शुरुआत होगी वैसे ही हम एक रियल याकुज़ा गैंग में शामिल हो जाएंगे। और गोंटा इसे देख के मन में सोच रहा होता है कि इसके साथ एग्री करना यही सही रहेगा। और वो भी एकदम तालियां बजाने लगता है, बोल रहा होता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यही देख के वो आदमी चिल्ला रहा होता है, वो एकदम चुप हो जाता है, वो एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये क्या करे हो तुम। और वो टकला बोलता है कि सच में तू तो एकदम अजीब है। तो गोंटा मन में सोच रहा होता है क्या मैंने गलत किया है क्या अभी। मुझे लगता है कि मुझे चुप ही रहना चाहिए। और वो एकदम चुपचाप बैठ जाता है वहाँ पे। और फिर बाकी सब बोल रहे होते हैं कि वो हरामी पिग फीट वो लेट है। वैसे एक बार जो खिड़की पे बैठा हुआ आदमी होता है वो बोल रहा होता है, हे क्या तुमने इसके बारे में सुना है। ये कुछ अमीर लोगों की कहानियों जैसी है कि एक नॉन ह्यूमन बीइंग, वो हम ह्यूमंस के बीच में रह रहा है टोक्यो में। ऐसा कहते हैं कि वो इंसान के अपीयरेंस ले सकता है, पर वो इंसानों से अलग है। और ये सभी सभी इसी की तरफ देख रहे होते हैं हम शौक होते हुए। उसके बाद ये दोबारा से बोलता है कि अभी हाल ही में लोगों को कुछ लाशें मिली हैं टोक्यो में, जिनकी स्पाइन्स टूटी हुई मिली है। और जो उनके सिर हैं वो एकदम टूट गए हैं, उन्हें स्मैश कर दिया गया है। और उनमें से ज़्यादातर लाशें तो याकुज़ा मेंबर्स की हैं, और जो इलीगल काम करते हैं उनकी है। तो फिर ये सोफे पे बैठा हुआ आदमी बोलता है, यानी कि इन दिनों लाशें मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। जब से ओलंपिक लॉन्च हुआ है तब से इसमें काफ़ी कुछ है। और फिर ये टकला बोलता है कि ज़रूर ये नॉर्थ कोरियंस का काम होगा, तुम तो जानते ही हो वो कितने ज़्यादा बेरहम हैं। तो फिर ये आदमी बोलता है कि कुछ लाशें दो हिस्सों में टूटी हुई मिली हैं, जैसे उन्हें बीच में से फाड़ दिया गया हो। तो क्या तुम ये सोचते हो कि नॉर्थ कोरियंस के पास इतनी ज़्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। और इसी के बदले वो दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे होते, एकदम शांत होते हैं, सामने की तरफ देख रहे होते हैं।
उसका ये दोबारा से बोलता है कि मेरे दोस्त का दोस्त उसने मुझे बताया है कि उसने अपनी आंखों से खुद देखी थी लाशें, जिन्हें एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्पोज कर दिया है। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से खुद देखा था कि वो लोग इंसान जैसे नहीं दिखते, वो इंसानों से अलग हैं और वो अपने हाथों से ही कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथों में इतनी ज़्यादा ताकत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम लोगों को भी संभल के रहना चाहिए, क्योंकि तुम भी उनसे कुछ अलग नहीं हो। हाल ही में ये और सुनाई दिया है कि वो टोयोसू और सुचिजिमा के आसपास दिखाई दिए गए हैं वो लोग। और फिर ये सोफे पे बैठा हुआ आदमी एकदम डरते हुए बोल रहा होता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे दोस्त का दोस्त? ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसा मेरे प्रेसिडेंट के साथ रिश्ता है। और वो टकला बोल रहा होता है कि हाँ जरूर, ये तो बिल्कुल एक कहानी है ना, ये सच थोड़ी हो सकता है। और फिर दोबारा से वो टकला बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो उसकी असली आइडेंटिटी क्या है, तुम जानते हो क्या? लेकिन वो खिड़की पे बैठा हुआ बोल देता है कि नहीं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, मुझे कैसे पता होगा? तो ये दूसरा बोलता है साइड में खड़ा हुआ, क्या सच में वो इंसानों को खाता है क्या? और वो दोबारा से बोल रहा होता है कि मुझे कैसे पता होगा जो मुझसे पूछ रहे हो? और इसी की मजाक में हमें दिखाते हुए सोफे वाला बोल रहा होता है कि जरूर ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ये डर गया है ना मुझे देख के। लेकिन कॉन्टा इन्हें दूर से देख रहा होता है, बोलता है कि नहीं, वो नॉन ह्यूमन बींग्स वो एग्जिस्ट करते हैं और मैं यहाँ पे उसी के लिए आया हूँ। और अगर मेरा मन मुझे सही बता रहा है तो वो ज़रूर हम में से ही कोई एक है यहाँ पे। और इसी के बाद हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक आदमी आ गया होता है, वो बोल रहा होता है कि मैं वापस आ गया, पिग फीट यहाँ पे है बॉस। और उसके साथ में एक लड़की होती है, वो एकदम चिल्लाते हुए आ रही होती है। तो फिर वो आदमी एकदम सोफे से खड़ा होता है, बोलता है कि पिग फीट, ये औरत कौन है तुम्हारे साथ? तो फिर पिग फीट बोल रहा होता है उससे कि एक ब्रोथल वूमेन है सर, और इसने हमारे प्लान के बारे में सब कुछ सुन लिया है, इसे सब कुछ पता चल गया है। तो फिर ये आदमी एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है पिग फीट से कि तू हरामी, तूने दोबारा से सब कुछ बक दिया इनके सामने, तू मजे करने गया था या इन्फॉर्मेशन लीक करने गया था? तो फिर हमें दिखाते ही लड़की एकदम रोते हुए बोल रही होती है कि मिस्टर याकुज़ा, क्या आप मुझे मारने वाले हैं? और ये देख के वो एकदम पिघल जाता है, बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं ये क्यों करूँगा? तो इसके बाद ही वो लड़की एकदम बोलती है, हाँ ज़रूर, तो फिर मुझे भी इसमें शामिल कर लो, मुझे भी पैसा चाहिए, ताकि उसके बाद मैं एक अच्छा सा आदमी ढूंढूं और उससे शादी कर लूं। और एकदम अलग पोज में पूछ रही होती है वो। और इसे देख के सभी के सभी एकदम उसी तरफ देख रहे होते हैं अलग नज़रों से। तो वो खिड़की पे बैठा हुआ बोल रहा होता है कि हाँ ज़रूर ठीक है। और यही सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एकदम उछल रही होती है। और अपना गोंटा भी उसे ही देख रहा होता है, मन में सोच रहा होता है कि मैं कभी नहीं समझ सकता कि ये किस तरीके का रिस्पॉन्स है। और इसी को हमें दिखाते हुए वो आदमी जो खिड़की के पास बैठा होता है, वो एकदम खड़ा होता है और एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि सभी की सभी सुनो, हम जल्दी एक अटैक लॉन्च करने वाले हैं एई के वेयर हाउस पे, और इसी के बाद हम सबकी ज़िंदगियां चेंज हो जाएंगी। तो फिर चलो चलते हैं। और इसी का वो सभी के सभी अपनी गन्स तैयार कर लेते हैं और सभी के सभी लाइन वाइज जा रहे होते हैं चिल्लाते हुए, हाँ चलो चलो। और वो जब वो बाहर निकलते हैं तो एक गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं और वो सभी के सभी अंदर बैठ जाते हैं। तो ये आदमी बोल रहा होता है कि निकलते हैं हम यहाँ से, चलो। और बाकी सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस सब कुछ सुन के। और इसी को हमें दिखाते हुए लड़की भी इनके साथ बैठ गई होती है और वो बोल रही होती है कि मुझे भी एक वेपन दो, ज़रूर मुझे भी एक वेपन दो। लेकिन ये आदमी बोल देता है कि नहीं, तुम्हें क्यों दें हम? और वो लड़की बोलती है, क्या आप मुझे वेपन नहीं देंगे? भले सक मैं आपको अपनी पैंटी दिखाऊं तब भी। लेकिन ये आदमी भी एकदम चिल्ला के बोलता है उससे कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें खुद अपना वेपन अपने साथ लाना चाहिए था, यहाँ पे सब अपना वेपन खुद लाए हैं अपने पास, तो हम तुम्हें अपना वेपन क्यों दें? और गोंटा भी वहीं पे बैठा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। इसी के बाद हमें दिखाता है वो गाड़ी वहां से निकल जाती है और वो एकदम हाईवे के ऊपर चल रही होती है, वहां से जा रही होती है। और फिर हमें गाड़ी के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे ये सभी की सभी बैठे होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कुछ बोल रहे होते हैं। इसी को हमें दिखाते हैं इनका बॉस होता है, वो एकदम सामने की तरफ देखता है और बोलता है, ओ गोंटा, तुम्हारा वेपन कहाँ है? वो दिख नहीं रहा मुझे। और गोंटा वहीं पे बैठा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। इतने में वो एकदम चिल्ला के बोलता है, क्या हुआ तुम्हारे वेपन को? क्या तुम अपने साथ एक वेपन भी नहीं ला सकते? और गोंटा मन में सोच रहा होता है, क्या अब मैं क्या कहूँ इसके बदले? और इतने में ही पिग फीट उसके साइड में आ जाता है, उसे ही देख रहा होता है। लेकिन अपने गोंटा को पता होता है उसके बारे में और वो मन में सोच रहा होता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी का काम है। पिग फीट के शोल्डर मसल्स वो मूव हो रहे हैं। और इसी के बाद पिग फीट उसका कोट एकदम ऊपर कर देता है, एकदम चिल्ला के बोलता है कि क्या वेपन के लिए तुम सिर्फ स्वॉर्ड का ये हिस्सा लेके आए हो, इससे तो कुछ होगा भी नहीं। और हमें दिखाते गोंटा वेपन के नाम पे स्वॉर्ड को पकड़ने वाला लाया होता है बस। और इसे ही देख के उसका बॉस एकदम गुस्सा हो जाता है, वो एकदम बोल रहा होता है उसे कि क्या ये तुम्हारा वेपन है?
तुम पागल कमीने। लेकिन गोंटा उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे इसका एकदम बेस्ट आंसर देना पड़ेगा ताकि ये और ज़्यादा गुस्सा ना हो। फिर गोंटा बोलता है कि अगर मेरे पास ये वेपन के रूप में होगा, तो पुलिस ने भी मुझे पकड़ लिया तो वो भी मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। तो वो एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ ज़रूर, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये वेपन भी नहीं है। और गोंटा मन में सोच रहा होता है, क्या मैं दोबारा से गलत हूँ? भले तक मैंने सच कहा हो तब भी ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो बॉस एकदम उससे चिल्ला के बोलता है कि ये किस तरीके का मजाक कर रहा है तू मेरे साथ? चल ये बता आखिरकार तू आया कहाँ से है? और घंटा उसकी यही बात सुनना होता है। उसके बाद वो बोलता है कि होकाइडो, मैं होकाइडो से आया हूँ। अभी के बदले वहाँ पे जब मैं पैदा हुआ था तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और इसी के बाद जो लड़की वहाँ पे बैठी होती है वो भी बोल रही होती है कि हाँ मैं भी होकाइडो से आई हूँ, वहाँ पे मेरा घर है। और यही सुन के अपना कॉन्टा एकदम शॉक होता है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता और मन में सोच रहा होता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्योंकि बात करने से पहले तुमने सांस नहीं ली और स्पेशली जब तुमने इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल बात बोली हो। ये तुम ही हो वो नॉन ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमंस के बीच में रह रही है। और इसके बाद में दिखाते हैं यही कि वेयर हाउस जहाँ पे गाड़ी जा रही होती है सामने की तरफ, और फिर ये नंबर 7 वेयर हाउस के सामने रुक जाते हैं और सभी के सभी उसी के अंदर जा रहे होते हैं। तो ये सभी एकदम चिल्ला के बोलते हैं एक दूसरे से कि जल्दी करो, जल्दी खोलो इसे, हमारे पास पासवर्ड है ना इसका? और वो लॉक खुल रहा होता है, बोल रहा होता है कि हाँ ज़रूर, मेरे पास पासवर्ड है, मैं खोलता हूँ इसे। और इसी का वो गेट खोल देते हैं, बोल रहे होते हैं कि देखो हमने ढूँढ लिया इसे, वो वहाँ पे है। तो अंदर हमें दिखाते हैं एक बैग होता है, सभी के सभी बोल रहे होते हैं क्या अंदर एक बैग है? और सभी की सभी गेट पे खड़े होते हैं और अंदर एक बैग रखा होता है बस। और इसी के बाद कोने से एक आदमी बोल रहा होता है क्या यहाँ पे कोई गार्ड्स भी नहीं है? तो वो टकला बोलता है कि हाँ ज़रूर, और वो आइटम ज़रूर उसके अंदर होगा। और मुझे लगता है ये बैग के अंदर इसलिए रखा गया है ताकि इसे कैरी करना आसान हो। और फिर गोंटा मन में सोच रहा होता है क्या सच में? पर ये कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है। लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम हंस रहे होते हैं और एकदम चिल्ला के बोल रहे होते हैं, वाओ हम तो सच में बहुत ज़्यादा लकी हैं कि यहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं है। और गोंटा यही देख के सोच रहा होता है क्या दोबारा से मैं गलत हूँ? क्या मेरी जजमेंट इतनी ज़्यादा गलत है? और वो सभी सभी एकदम भगते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि बस अब इसके साथ हम कल से रियल याकुज़ा बन जाएँगे। और सभी सभी एकदम सामने की तरफ जा रहे होते हैं। क्वांटा भी इनके साथ जा रहा होता है पीछे से और वो मन में सोच रहा होता है कि सच में बहुत ज़्यादा परेशानी का काम है ये। तो हमें दिखाते हैं एकदम आवाज़ आती है पीछे से किसी की चिल्लाने की और गेट पे किसी ने किसी को मार दिया होता है। और इसी के बाद क्वांटा एकदम मन में सोच रहा होता है कि अब इन लोगों को बचाने का कोई तरीका नहीं है, मैं इन्हें नहीं बचा सकता। तो हमें दिखाते हैं ये वही लड़की होती है जो इनके साथ में आई होती है, उसने अपने मुँह में गन पकड़ी होती है और उसके हाथ में पिगफिट की गर्दन होती है जिसे उसने क्रश कर दिया होता है बुरी तरीके से। और सभी सभी एकदम पीछे की तरफ देख रहे होते हैं शॉक होते हुए। तो हमें दिखाते हैं उस लड़की ने गेट बंद कर देती है और अपने मुँह से वो गन को फेंकती है और अपने हाथों से गेट पकड़ के एकदम तैयार होती है शूट करने को। और इसी के बाद वो बहुत सारी बुलेट शूट कर देती है इन पे। और जो भी बुलेट उसने शूट करी होती है वो सब की सब हेडशॉट होते हैं, वो सभी के हेड पे जाके लगती है। तो अपना कॉन्टा बताता है कि इसने 5 राउंड्स शूट करे हैं और वो सभी सभी हेडशॉट लगे हैं इन पांचों लोगों के। और अच्छे कंट्रोल के लिए इसने अपनी उंगलियां गेट पे गड़ा दी ताकि ये गेट के सपोर्ट से अच्छे से शूट कर सके। और लड़की के बगल में जो आदमी खड़ा होता है वो एकदम देख रहा होता है उसी की तरफ और एकदम चिल्लाते हुए शूट कर देता है उसके ऊपर। तो हमें दिखाता है उस लड़की को बुलेट लग गई होती है और एकदम उसी की तरफ देख रही होती है। और ये आदमी जिसने शूट किया होता है वो एकदम बोल रहा होता है चिल्लाते हुए, क्या एक एक रोबोट, तुम इंसान नहीं हो, तुम रोबोट हो? तो वो लड़की बोलती है क्या तुमने अभी मुझे तोड़ दिया? पर ये कोई बात नहीं है, जल्दी मैं अपने हाथ एक एडवांस मटेरियल के ऊपर पाऊंगी जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकती हूँ। और इसी के बाद वो सीधा उसका हाथ पकड़ के तोड़ देती है और वो आदमी एकदम चिल्ला रहा होता है, लेकिन हमें दिखा दे वो लड़की यहीं पे नहीं रुकती, वो सीधा उसका हाथ लेके सीधा उसी के अंदर घुसा देती है। वो आदमी एकदम जमीन पे गिर जाता है, वहीं पे मर जाता है। और अपना गोंटा बता रहा होता है कि मैंने एक सिंगल इंसान को भी नहीं बचा पाया, बिल्कुल उसी समय की तरह जैसे होकाइडो में था। और फिर हमें दिखाती है लड़की साइड में देखती है, बोल रही होती है ओहो, ऐसा लगता है कि ये कभी भी जिंदा है, वो इंसान जिसने सारी की सारी बुलेट्स अवॉइड करी हैं। तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक इंसान जिंदा होता है, वो खड़ा हो रहा होता है इन सभी के बीचों में से। और ये अपना गोंटा होता है जो जिंदा बच गया होता है, उसका वो खड़ा होता है और अपना वेपन निकाल लेता है। और फिर हमें दिखाते हैं वो अपना वेपन अपने हाथ के पास ले जा रहा होता है और इसी के बाद ही वो अपने हाथों में सीधी एक बड़ी स्वॉर्ड निकालता है
और हमें भी बताते हैं कि भाइयों ये भी अपना एक रोबोट होता है। और गोंटा ने अपनी तलवार एकदम अपने हाथ में छुपाई होती है, उसका उसकी शॉट एकदम पूरी हो जाती है और वो तैयार होता है। और वो लड़की एकदम उसी की तरफ देखते हुए बोल रही होती है, अच्छा तो तुम भी एक रोबोट हो, तो तुमने अपनी ब्लेड अपने हाथ के अंदर छुपा के रखी थी। अगर इसी की बात करें तभी मैं सोच रही थी कि तुम अपने लेफ्ट हैंड को ज़्यादा मूव क्यों नहीं कर रहे थे। तो फिर हमें गोंटा दिखाता है जो स्पीड से एकदम इसी की तरफ आ रहा होता है अपनी स्वॉर्ड लेके। तो ये लड़की भी इसके काउंटर में सीधा उसके ऊपर शूट कर देती है। लेकिन गोंटा अपनी स्वॉर्ड से एक के बाद एक बुलेट को डॉज कर रहा होता है और उसकी टिप बिल्कुल टूट गई होती है, उसने सारी बुलेट्स को डॉज कर लिया होता है। और वो लड़की एकदम चिल्ला के बोल रही होती है, क्या तुमने सारी की सारी बुलेट्स को स्टॉप कर दिया, वो भी अपनी स्वॉर्ड की टिप से। ऐसा लगता है कि तुम पहले ही देख सकते हो कि ब्लड्स कहाँ पे आ रही हैं। और हमें दिखाते गोंटा ने एकदम उसकी गन को एकदम बीच में काट दिया होता है और इसी का वो बोल रहा होता है कि हाँ जरूर मैं देख सकता हूँ, मैंने अपनी ऑप्टिक नर्व लिक्विड हीलियम की वजह से फ्रोजन कर ली है, जिससे मेरी आईएसओ सेंसिटिविटी 2.68 मिलियन है, जो 20 मिलियन फ्रेम्स पर सेकंड पे है। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम सीधा सीधा कहें तो ये बहुत तेज वाली चीज़ों को आराम से देख सकता है स्लो मोशन में। आशिक वो अपनी शॉट को लेता है और सीधा उसकी गर्दन काट देता है बीच में से। लेकिन वो लड़की भी रोबोट होती है, वो इतनी आसानी से नहीं मरती, वो अपने हाथ से अपनी गर्दन पकड़ती है और गोंटा उसी की तरफ देख रहा होता है। और हमें दिखाता है उसने गन फेंक दी होती है, उसकी मैगजीन उसने हाथ में पकड़ ली होती है और अपने उंगलियों से उसने बुलेट पकड़ ली होती है। तो गोंटा उसकी तरफ देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि क्या ये अपनी उंगलियों का यूज़ करने वाली है बुलेट को फायर करने के लिए। अगर ये अपने हाथों की उंगलियों को बेकार करने के लिए तैयार है तो ज़रूर ये 1-2 शूट नहीं करेगी, ये बहुत ज़्यादा शूट करने के लिए तैयार है। और इसी के बाद वो फीमेल रोबोट एकदम शूट कर देती है, लेकिन अपना घंटा बच जाता है और वो लड़की भी एकदम बचने के लिए ऊपर चढ़ जाती है दीवार पे, अपनी गर्दन उसने अपने मुँह से पकड़ी होती है और अपने हाथों में मैगज़ीन पकड़ के एकदम सामने की तरफ एम ले रही होती है और वो एक के बाद एक ब्लड शूट कर रही होती है सामने। लेकिन अपना घंटा भी एकदम नीचे बच रहा होता है, उसने अपने हाथ से पिग फीट की बॉडी पकड़ी होती है और वो लड़की भी एकदम इधर से उधर भग रही होती है ताकि वो इसके रेंज में ना आए। उसका गोंटा देखता है, बोलता है क्या पिग फीट की लाश। और वो वहाँ पे मर गया होता है, एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है अपना गोंटा और मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अगर एक इंसानियत की तरह सोचा जाए तो ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं है, पर मेरे लिए ये सिर्फ एक लाश है, इंसान नहीं है। और इसी का वो एकदम गोंटा को उठाता है और सीधा उस लड़की की तरफ फेंक देता है और वो सीधा जाके उस लड़की को हिट करता है और उसकी गर्दन एकदम अलग हो जाती है और सीधा वो नीचे गिर रही होती है। इसी को हमें दिखाते गोंटा अपनी शॉट पकड़ता है और सीधा जंप कर देता है इस रोबोट की तरफ और अपना गोंटा एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मुझे इसकी बॉडी को बीच में से काटना पड़ेगा इससे पहले ये जमीन पे गिरे। सबसे पहले तो मैं इसका वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस डिस्ट्रॉय करूंगा जो इसकी बॉडी और ब्रेन के बीच में है और इसके बाद मैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्ट्रॉय करूंगा, इमरजेंसी रिलीफ डिफेंस सिस्टम, मैं इन सभी को एक के बाद एक डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ताकि ये इसके किसी काम के ना रहें। और इसी का हमें दिखाते गोंटा नीचे आ गया होता है, वो एकदम नीचे गिर रही होती है और उसकी आधी बॉडी एकदम ज़मीन पे खड़ी होती है, बाकी सभी की सभी नीचे गिर गई होती है और अपना घंटा उसी के सामने जा रहा होता है। तो वो एकदम फीमेल रोबोट का सिर थोड़ा ज़िंदा होता है, वो बोल रही होती है कि तुम एक रोबोट, तुम भी तो रोबोट हो, तुमने ये क्यों किया और तुम कौन हो? तो अपना घंटा उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलता है कि मेरा नाम ओरिजिन है, मैं तुम ही लोगों का प्रोटोटाइप हूँ जो तुमसे पहले बनाया गया था। और वो एकदम उसी की तरफ देख रही होती है, उसका वो बोलती है कि अगर तुम एक प्रोटोटाइप हो, तो तुम भी तो हम में से एक हो, तो तुमने हम पे अटैक क्यों किया है? आखिरकार तुम इंसानों की साइड क्यों ले रहे हो? तुम उनकी साइड क्यों जा रहे हो? तो अपना गोंटा बोलता है क्योंकि मैंने जज किया है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं एक आम ज़िंदगी ज़रूर जी सकता हूँ इनके बीच में। और वो अपना हाथ एकदम अपने चेहरे की तरफ ले जा रहा होता है और वो अपना मास्क निकाल देता है और मन में सोच रहा होता है क्योंकि मेरे फादर ने मुझसे बोला है कि मैं अच्छे से ज़िंदगी जीऊँ। और फिर वो बैग खुलता है तो हमें दिखाते हैं उसके अंदर एक मास्क होता है और वो अपने इस वाले चेहरे को बैग के अंदर फेंक देता है। तो वो लड़की बोल रही होती है, क्या अच्छे से जीने के लिए ये किस तरीके की बकवास कर रहा है तू? और अपने गोंडा ने नया चेहरा लगा लिया होता है, वो एकदम तैयार होता है और उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया होता है। फिर वो लड़की बोलती है, अच्छा तो ये तुम हो, तुम ही हो ना जिसने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी थी कि यहाँ पे एक एडवांस मटेरियल है इस वेयर हाउस के अंदर। तुम इतनी दूर तक गए सिर्फ इसके लिए। अगर तुम उन्हीं के बीच में ऐसे ही छुपते रहे और उन्हें ऐसे ही बचाते रहे, तब भी तुम उनमें से एक नहीं बन सकते, तुम हमेशा से उनसे अलग रहोगे।
और अगर तुमने हमें भी रिजेक्ट कर दिया तो तुम हमेशा से अलग रहोगे, तुम किसी के साथ नहीं रह पाओगे। और इसी की वजह से तुम अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बता सकते कि तुम कौन हो। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा और ना ही तुम्हें कोई याद रखेगा। तुम हमेशा से अकेले ही रहोगे, अकेले ही रहोगे। जो भी तुम्हारे साथ हैं, जो भी तुम्हारे खिलाफ हैं, वो सभी की सभी तुम्हारे एनिमी होंगे। और एकदम चिल्ला के बोल रही होती है वो ये। उसका वो बोलती है कि इस दुनिया में तुम उन इंसानों की वजह से बिल्कुल दबा दिए जाओगे। तुम हमेशा से अलग ही रहोगे और अकेले ही रहोगे। वो रीज़न मैं तुमसे ये कह रही हूँ। लेकिन अपना गोंटा भी ये सुनने के बाद एकदम हँसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। इसको हमें बाहर दिखाते हैं वेयर हाउस के और इसको हमें एक बैग दिखाता है जिसके अंदर उसकी बॉडी डली होती है फीमेल रोबोट की और ये अपने गोंटा ने डाली होती है। उसका वो बोल रहा होता है कि 60 केजी मैन मेड मसल्स, वो भी एक रोबोट की बॉडी पे। और वो बैग को बंद करता है, एकदम तैयार हो जाता है बाहर जाने के लिए। उसका वो बोलता है कि हमेशा दूसरे के शरीर से एक हिस्सा लेना ताकि मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा से जी सकूँ, यही ज़िंदगी है मेरे लिए। और एकदम बाहर की तरफ जा रहा होता है वो। और फिर वो बाहर जाते-जाते सोच रहा होता है कि यहाँ पे नॉन ह्यूमन रह रहे हैं, ह्यूमन्स के बीच में और मैं भी उन नॉन ह्यूमन्स में से एक हूँ। मैं हमेशा से अकेला ही रहूँगा और इस बात को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो फिर मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं, मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। इसको हमें दिखाते हैं एक रोबोट की बॉडी। वो बोल रहा होता है क्या डिस्ट्रॉय कर दी गई है? तो इसके सामने वो आदमी खड़ा होता है, बोल रहा होता है कि हाँ, माँ की मुने नहीं कैन सामा। कुछ अनजान लोग आए ईई के वेयरहाउस पे उस एडवांस मटेरियल को लेने के लिए और उस एडवांस मटेरियल के साथ डा की बॉडी वो भी चुरा ली गई है वहाँ से। और वो कैन सामा एकदम गुस्से से देख रहा होता है सामने की तरफ। उसका वो बोलता है क्या एक इंसान ने डा की बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी? ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इंसान है। और अगर मैं कहूँ तो इंसान का भेष लेना हमारी तरह, ये ज़रूर एक रोबोट है जो इंसान होने का नाटक कर रहा है और उनके बीच में छुपा है। और सभी के सभी एकदम उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका ये आदमी बोलता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम 8 रोबोट के अलावा भी बाहर और भी रोबोट हैं? तो कैन-सामा बोलता है कि हाँ, बिल्कुल सही बोला सिन। अगर वो रोबोट हैं और वो एग्ज़िस्ट करते हैं तो वो ज़रूर एआई के साथ कुछ काम करते हैं और उनसे लेना-देना है उनका। और वो ज़रूर उनकी कंपनी में शामिल हुआ है एक एम्प्लॉयी जैसा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे पहचानें और समय से पहले उस पे काबू करें। और वैसे भी उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हमारे लिए जो हमें करनी है। पर पहले उसे ढूँढो और डिस्ट्रॉय कर दो उसे। और हमें दिखाते हैं कैन-सामा का सिर्फ़ हेड होता है, उसकी बाकी सारी बॉडी नहीं होती उसके पास। और फिर कैन-सामा बोल रहा होता है कि रिवेंज वो बिल्कुल हमारे सामने है, हमें वही चाहिए। और दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखने के लिए थैंक यू। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि अगला पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा सस्पेंस है कि ओरिजिन कौन है, वो कहाँ से आया है और ये सभी 8 रोबोट कौन है जो उसके पीछे पड़े हैं।